विदेशी घुसपैठी और फिर वंदे मातरम को मुद्दा बनाया। वंदे मातरम पर आपने देख लिया कि घंटों बात करवाई दोनों सदनों में, संसद में। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी के लिए बंगाल में माहौल नहीं बन पा रहा है और इसका खुलासा आज खुद नरेंद्र मोदी ने ही कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज नादिया में रैली थी, लेकिन वो नादिया नहीं पहुंच पाए और बताया गया कि खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। जो भी हो, बताया आधिकारिक तौर पर यही बताया जा रहा है कि मौसम खराब था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी कोलकाता से वर्चुअली उस रैली को संबोधित कर रहे थे और इसमें मोदी ने बता दिया कि उनके विरोध में बैनर पोस्टर लगाए गए थे और ये जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे उसका जिक्र शायद पहली बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकारते हुए कर रहे हैं। जरा उनकी बात हम सुनते हैं और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसको अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश जरूर नरेंद्र मोदी ने यहां किया है। यह चर्चा यहां शुरुआत में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जो चुनावी रैलियों से निकल के अगले चुनाव में चले जाते हैं, फिर अभी देखिए, अभी विदेश चले गए थे, दिल्ली का मौसम खराब था, विदेश का मौसम अच्छा था, वहां गए, 3 दिन वहां रहे, उसके बाद लौट के आए, संसद की कार्रवाई खत्म हो गई और संसद की कार्रवाई ऐसे समय खत्म की गई है जब कैग की एक रिपोर्ट आई, प्रधानमंत्री कौशल जो विकास योजना है उस पे, और उस पे सरकार घिरती उससे पहले 19 तारीख को सुबह सुबह संसद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए खत्म कर दिया, ठप कर दिया गया। लेकिन इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो ये कि नरेंद्र मोदी आज 20 तारीख है, निकल गए चुनाव प्रचार में, और चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल से बेहतर उनके लिए क्या होता। लेकिन पश्चिम बंगाल में गो बैक मोदी के नारे और खुद स्वीकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। सुनिए जरा। प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। सुन रहे थे आप, टीएमसी को यहां पर आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गो बैक मोदी के नारे लग रहे हैं, अलग अलग जगहों पे बैनर पोस्टर लगाए गए और यहां उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि जहां गो बैक नरेंद्र मोदी का नाम आप लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वहां पर गो बैक घुसपैठिए कहना चाहिए। इन घुसपैठियों को कौन बचा रहा है, वो उसके लिए टीएमसी का जिक्र कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दरअसल आज नादिया पहुंचने वाले थे और चुनावी शुरुआत में कह रहा था, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए जरा रिपीट करना चाहता हूं कि दरअसल आज नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे नादिया, और ये पश्चिम बंगाल में नादिया जिला आता है। आप जानते होंगे, जो पश्चिम बंगाल से हमारे साथी इसको सुनते हैं, जो नहीं पश्चिम बंगाल के हैं वो भी जानते हैं कि ये नादिया जिला जो है पश्चिम बंगाल में है। और वहीं पर हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का नहीं उतर पाया। बताया यह गया कि वहां पे मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता है। लेकिन यह जरूर नरेंद्र मोदी ने देख लिया कि खंभों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बैनर पोस्टर में गो बैक मोदी के नारे लगे हुए हैं। यह उनको दिखाई दे दिया, लेकिन यह दिखाई नहीं दिया कि उनका हेलीपैड कहां है जहां हेलीकॉप्टर उतर सकता है। चलिए, यह टेक्निकल बात है, अब उनका हेलीकॉप्टर का जो पायलट है वो जाने और वहां के
बाकी इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता जाने। लेकिन सवाल यही है कि पहली बार, जैसे आप याद कीजिए कि पंजाब भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ साल पहले, और वहां उन्होंने किसानों के उस आंदोलन के बाद, और किसान उनका घेराव करने वाले थे तो वहां से भी डर के आ गए थे। सवाल यह है कि क्या मोदी अपने विरोध के डर से नादिया नहीं गए, या फिर वाकई हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया। याद कीजिए, अभी आपको कह भी रहा था कि पंजाब चुनाव जिसमें मोदी ने किसानों के विरोध को देखकर अपनी जान बचाने की बात कह के खतरे का इल्जाम सरकार पर डालकर वो लौट आए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तब मोदी ने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट आया। यह पंजाब की बात है। देश ने एक से बढ़कर एक बहादुर प्रधानमंत्री देखे हैं दोस्तों। फिर मोदी जी को भी देख रहा है यही देश, जो विरोध का सामना करने से घबराते हैं। खैर, आज के संबोधन में नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा कि घुसपैठियों का विरोध करो, और फिर घुसपैठियों के नाम पर उन्होंने ममता सरकार को खूब घेरा भी, आपने सुन लिया। दरअसल मोदी का ममता सरकार को लेकर यह डर शीतकालीन सत्र के बाद से और बढ़ गया है। मनरेगा खत्म करने के विरोध में टीएमसी सांसद रात भर संसद में धरना देकर बैठे रहे, आपने देखा। 2 दिन पहले की बात है, इसी जगह दिल्ली में संसद भवन के अंदर और संसद परिसर के अंदर, भवन के बाहर फिर ममता बनर्जी ने कर्मश्री योजना को महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया। यह सब संकेत हैं कि जब बीजेपी बंगाल में चुनावी मैदान में उतरेगी तो ममता बनर्जी उसका चौतरफा घेराव करेंगी। बीजेपी ने तो केवल कांग्रेस से ही विरोध की उम्मीद की होगी। उस पर भी बीजेपी राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को देश विरोधी साजिश करार देकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी को यहां भी झटका लग रहा है। राहुल गांधी जर्मनी में आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं, और उसमें भी वहां मोहन भागवत का जो भाषण था अभी कुछ दिन पहले सत्य बनाम शक्ति पर, उसका जिक्र कर रहे हैं। तो इधर कांग्रेस ने अब सीधे सड़क पर लंबी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी ने कह दिया है कि 20 साल पहले भी मैंने लड़ाई लड़ी थी और अब फिर लड़ूंगी। जरा पहले, और यह लड़ाई मनरेगा की है, पहले सुनिए सोनिया गांधी को। भाई और बहनों नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की। जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी।
कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। आपको बता दूं कि 3 मिनट 42 सेकेंड के इस वीडियो में सोनिया गांधी ने मनरेगा के फायदे तो बताए ही हैं, साथ ही मोदी सरकार पर इस पर बुलडोजर चलाने का इल्जाम भी लगा दिया है। और सोनिया गांधी के आज के इस ऐलान ने यह तय कर दिया है कि अब कांग्रेस फिर से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरने वाली है। इस बीच एप्स्टीन फाइल्स के रोजाना नए खुलासे से मोदी सरकार की टेंशन बढ़ रही है। खासकर बिल गेट्स का नाम सामने आने के बाद अब देश के कई दिग्गजों की धुकधुकी बढ़ गई है कि अगला नंबर किसका होगा। फिलहाल तो इसमें किसी बड़ी भारतीय हस्ती का नाम सीधे तौर पर यौन अपराध से नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी एक खेमे में डर बना हुआ है कि न जाने यह खुलासा पैरों तले जमीन न खिसका दे। तो एप्स्टीन का मामला लगातार चलता आ रहा है। एप्स्टीन खुलासा, एप्स्टीन फाइल, और उसमें से 3 लाख से ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब सार्वजनिक कर दिए गए हैं। कई सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आने बाकी हैं। उसमें यह भी माना जा रहा है कि कुछ वहां पर सेंसर भी किया गया है कुछ फाइलों को, जिसमें से खासकर डोनाल्ड ट्रंप और कुछ ऐसी हस्तियों की फाइलें छुपा दी गई हैं, रख ली गई हैं, उसे सार्वजनिक नहीं की गई हैं। चलिए, जो भी है, अमेरिका का मामला है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें एप्स्टीन पर टिकी हुई हैं, उन फाइलों पर टिकी हुई हैं। और अभी कुछ कुछ नाम ऐसे आए हैं जिसमें बिल गेट्स से लेकर पॉप स्टार जो हैं वो, और बाकी कई सारे नाम है जिसका भारत से लेना देना नहीं है, भारत की अपने देश की राजनीति से लेना देना नहीं है, इसलिए उसका जिक्र मैं यहां ज्यादा नहीं करूंगा। और इतनी बातें यहां बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसकी चर्चा खूब सोशल मीडिया पे और हमारे तमाम अलग अलग जो साथी, मीडिया के साथी हैं, वो भी खूब चर्चा करते रहे। हम लोगों ने काफी कम चर्चा की, इसलिए की क्योंकि किसी चीज का हवाई खबरों के रूप में कुछ और खबर बनाकर लाना यह ठीक नहीं है। थोड़ी सी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कम से कम हम लोग तो करते ही हैं, डीबी लाइव करता ही है, देशबंधु ग्रुप करता है, इसलिए हम खाली हवाई बातें नहीं करते हैं। यहां पर यह चर्चा जरूरी है, यह बात बताना जरूरी है। लेकिन हम चर्चा करेंगे मनरेगा को खत्म करने से लेकर सोनिया गांधी के इस ऐलान से, जहां कह रही हैं कि 20 साल हमने मेहनत की है और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाकर हमने गांव-गांव तक रोजगार की जो गारंटी दी थी, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पे होगी। राहुल गांधी जर्मनी में हैं और वहां से वो सीधी बात कर रहे हैं कैसे बीजेपी और आरएसएस देश के लिए चुनौती बनकर, और वो भी गलत दिशा में देश को ले जाने के लिए एक बड़ी चुनौती सामने है, और उससे कैसे निपटा जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि नरेंद्र मोदी को आखिर डर क्यों लगने लगता है अगर उनके विरोध में अगर कोई बात हो जाती है। गो बैक मोदी के नारे से उनको क्यों डर लग रहा है? किसानों का आंदोलन होता है तब उनको क्यों डर लगता है? कोई विरोध प्रदर्शन करता है तब क्यों डर लगता है? और इस डर के पीछे की कहानी क्या है, राज क्या है, यह सब समझने की कोशिश करते हैं। और चर्चा यह भी करेंगे कि क्या मोदी सरकार के लिए मनरेगा को खत्म करना नुकसानदायक फैसला हो सकता है? क्या सरकार देश के भीतर और देश के बाहर दोनों तरफ से बड़े तूफान से घिरने वाली है? क्या कोई बड़ा तूफान आने वाला है? चलिए, चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं, अंशु जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, और संजय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। और तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं।
सोनिया गांधी की एंट्री को कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, सोनिया गांधी की एंट्री जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है, और जैसा कि सोनिया गांधी ने कहा भी है कि भाई 20 साल पहले भी मैंने इसके लिए संघर्ष किया था, और ये वास्तव में एक संघर्ष का ही राजीव जी परिणाम था, और जो लंबे समय इस पर काम हुआ था। और सोनिया गांधी का ही संघर्ष नहीं राजीव जी, इस देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं, लगभग सभी आंदोलनों में ये नारा लगता रहा है कि बेकारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो, इस तरह के नारे लगते रहे, और काम को मौलिक अधिकार घोषित करो, ये नारे लगते रहे। इस पर बड़े आंदोलन हुए हैं। बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद ये मनरेगा लेकर आया गया था, और इसको फिर ये काम के मौलिक अधिकार की तरीके से ही इसको परिभाषित भी किया गया कि काम मांगना जो है वो अधिकार है व्यक्ति का, और सरकार को काम देना होगा। अब जो सरकार लेकर आई है राजीव जी, उसमें तो ये आपने मौलिक अधिकार ही छीन लिया, और जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। तो क्या ये जो वीबीजी राम जी लाया गया है राजीव जी, क्या ये मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बातें करता है वो अलग की बात है, चूंकि हमारे सीजीआई साहब तो कह चुके हैं वो अखबार नहीं पढ़ते, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नेता विपक्ष की नहीं देखते हैं, और अखबार में कुछ छप जाए तो उस पर वो किसी संस्था को नोटिस इशू नहीं कर सकते हैं। तो अब ये तो राजीव जी हाल हो रहा है हमारी सर्वोच्च अदालतों का, जिनके ऊपर संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी है, वहां से इस तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं। बहरहाल, लेकिन एक बहस राजीव जी ये निश्चित तौर पर खड़ी हो गई है कि क्या ये सरकार अब मौलिक अधिकारों को छीनने की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि मोदी जी ने जो अपना ब्लॉग लिखा था उसमें उन्होंने कर्तव्यों की बात की थी, लेकिन मौलिक अधिकारों की बात नहीं की थी कि जनता को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। तो जनता अगर अपने कर्तव्य निभाएगी तो क्या सरकार के कर्तव्य नहीं है? तो ये राजीव जी एक बहस हो रही है। तो सोनिया गांधी ने आज उसी बात को याद दिलाया है कि ये जो मनरेगा बना था वो आसानी से ऐसे नहीं बन गया था, इसके लिए संघर्ष था, और संघर्ष के बाद जो था ये मनरेगा बनकर आया था और इसको लागू किया गया था, और ये एक तरीके से रोजगार गारंटी कार्यक्रम था। दुनिया में राजीव जी पहला भारत ऐसा देश था जिसने इस तरीके की रोजगार गारंटी दी थी इस योजना के जरिए, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही कहा कि बात महात्मा गांधी के नाम की नहीं है, यहाँ तो आप अधिकार छीन रहे हैं नागरिकों का, तो ये सरकार नागरिकों के अधिकार छीनने पर उतरी है। ये राजीव जी इससे समझा जा सकता है। तो सोनिया गांधी का ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा कि कल जयराम रमेश बता रहे थे कि इस मसले को लेकर 27 तारीख को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। डी राजा सुबह बता रहे थे, जो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, कि वामपंथी दल जो है वो 22 दिसंबर को पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी की जो आज एक अपील है राजीव जी, ये पूरे देश में एक तरीके से आंदोलन को खड़ा करने की अपील भी समझा सकता है कि ये सरकार जिस तरीके से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनना चाहती है उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो। ये है राजीव जी। अब जो एसआईआर का मसला है राजीव जी, उसमें एक दो तीन चीजें बड़ी चिंताजनक हैं। एक तो ये कि अगर 10 से 12 करोड़ नाम काट दिए जाएंगे तो क्या एक देश के बराबर नाम काट दिए जाएंगे? तो ये जो नाम कटेंगे या इनको कोई अलग देश दिया जाएगा? मोदी जी क्या कुछ स्तर बढ़ रहे हैं, क्या अलग देश दे देंगे 10-12 करोड़ लोगों को? क्या फिर भारत के टुकड़े करेंगे मोदी जी? तो उनकी जो पुरखे हैं वो तो भारत के विभाजन के समर्थक रहे हैं, उन्हीं की तरफ से लाया गया था भारत विभाजन का एक तरह से सूत्र जो देखा जाए सावरकर की तरफ से। तो क्या इस तरफ सरकार बढ़ रही है? दूसरा राजीव जी जो खबरें वो ये है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा, इम्यूनाइजेशन फॉर्म नहीं भरा, तो क्या ममता बनर्जी का नाम चुनाव आयोग काट देगा, बांग्लादेश भेज देगा ममता बनर्जी को भी? और राजीव जी मैंने सुना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता जो हैं वो खुला आरोप लगा रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा घुसपैठिया जो है उसको तो आपने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। उनका इशारा शायद जो शांतनु ठाकुर हैं केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ है। इस तरीके की चर्चाएं भी चल रही हैं। मोदी जी जब गए थे राजीव जी बांग्लादेश पिछले चुनाव के समय, तो क्या मोदी जी अब फिर जाएंगे बांग्लादेश? अब बांग्लादेश में वहाँ जो कुछ हो रहा है राजीव जी, क्यों नहीं जा रहे हैं मोदी जी वहाँ बचाने के लिए? और राजीव जी आपको याद होगा कि मोदी जी जब पिछली बार बांग्लादेश गए थे और उस मंदिर में जब पूजा अर्चना करके आए थे, उसके बाद किस तरीके से बांग्लादेश के हालात बिगड़े हैं और उसके बाद वहाँ हिंदुओं पे कितना बड़ा संकट आया है। मोदी जी जब वहाँ थे तभी वहाँ हिंसा शुरू हो गई थी वहाँ हिंदुओं के खिलाफ। तो भाई मोदी जी आप ये बताइए कि आप कहाँ के हिंदुओं के रक्षक हैं और कहाँ के हिंदुओं के आप समर्थक हैं, ये तो बता दीजिए। अगर आप हिंदू हृदय सम्राट हैं तो क्या हिंदू हृदय सम्राट केवल भारत के ही होते हैं? क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू नहीं है? अगर आप हिंदू हृदय सम्राट हैं तो भाई ऐसा क्यों करते हो कि यहाँ कुछ करो, उसका भुगतान जो है वो बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदुओं को करना पड़े? तो राजीव जी अगर इस समय देखा जाए पूरी दुनिया में सबसे बड़े हिंदू विरोधी नेता के तौर पर अगर कोई उभर रहे हैं तो वो आदरणीय
कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ बोलते हैं और उसकी प्रतिक्रिया जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ पूरी दुनिया में होती है, उससे हिंदुओं के सामने एक नया संकट पैदा हो रहा है। ये बात इस देश के हिंदुओं को सोचनी है। राजीव जी, अमलेंदु जी, एक लाइन आपसे भी। राजीव जी, एक लाइन ये है कि गोस्वामी साहब का चैनल जिस दिन लॉन्च हुआ था हिंदी वाला, तो पहले दिन उनके साथ डिबेट में मैं था, तो मैंने मतलब उनका श्री गणेश करवाया था। मैं था, दुष्यंत नागर थे, अब वो कल की धाम वाली पीठा, सही रास्ते पे नहीं ले गए थे आप, ये इसके लिए आप भी दोषी हैं। नहीं, मैं इसके लिए आप भी दोषी हैं राजीव जी। मैं तो सही रास्ते पे ले गया था। सुधांशु त्रिवेदी भी थे उस दिन उसमें, और सुधांशु त्रिवेदी उसके बाद हाथ झाड़ के ये कह के खड़े हुए थे, बोले ऐसी डिबेट तो हम नहीं कर पाएंगे, ये कहते हुए खड़े हुए थे। बहरहाल, तो अब जो भी करना है उसको, किसी का भी हृदय परिवर्तन हो क्या हो, बहुत सी चीज़ें राजीव जी होती हैं। कहा यह जाता है कि एक घराना जो था राजीव जी, वो कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे उसका कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता था, वो नहीं मिला था, तो उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार निकल आया था और फिर एक मुद्दा बन गया था। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की चलती रहती हैं, और बड़े घराने जो होते हैं राजीव जी इस तरीके के खेलों में शामिल रहते हैं। बहरहाल ये मीडिया की अपनी गंदगी है, उस पर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है इस गो बैक मोदी से अगर मोदी जी डरे हुए हैं और बीजेपी डरी हुई है, तो सोनिया गांधी की धमकी से भी राजीव जी मुझे लगता है कि अब डरने की बारी इस बीजेपी की है। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आने वाले समय में 27 तारीख को कांग्रेस की CWC की जो बैठक है, इसी 27 को और 28 को कांग्रेस का स्थापना दिवस है, और देश भर में वहां से एक रणनीति तैयार होगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया जाए। मनरेगा बहुत बड़ा, यानी अभी तक मैं 2 बातें गिना रहा था, एक संविधान बचाओ, दूसरा वोट चोरी, और तीसरा मनरेगा खत्म होने के बाद अब आंदोलन जन जन तक पहुंचाना, और तीनों बहुत गंभीर मुद्दा है, और तीनों पर कांग्रेस यहां सरकार को घेरती हुई नजर आएगी फिर से। चलिए, आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, प्रशांत जी, अंशु जी और संजय जी, और साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत शुक्रिया।